start with more questions of dual nature and radiation and matter. Dual nature of radiation and matter के बाकी questions solve करेंगे. So yesterday we have already solved more or less all the PYQs of CET. अब थोड़े से extra questions, and these extra questions are mostly coming from NCERT book. The figure shows the variation of photocurrent with anode potential. Anode मतलब होता है collector plate. For a photosensitive surface for three different radiations, let IA, IB, and IC be the intensities, and nu A, nu B, and nu C be the frequencies of the curves A, B, and C respectively. तो सबसे पहले what you need to remember is हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन टोटल 3 ग्राफ्स प्लॉट किए थे. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो आज देख लेंगे कौन से 3 ग्राफ थे. नंबर 1 था ग्राफ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इसको मैं फोटो करंट भी बोल सकता हूँ, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. और अगर आपको याद है तो ये जो ग्राफ होता है, इनिशियली जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता नहीं है तब तक नो इमिशन इज ऑब्जर्व. ऐसा क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद है तो आपके पास एक इमिटर प्लेट है, आपके पास एक कलेक्टर प्लेट है, और डेफिनेटली बोथ ऑफ दिस प्लेट्स आर इन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स. तो ये जो प्लेट्स है दे आर इन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. ये आपके पास इमिटर प्लेट है, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट है. ये दोनों के दोनों प्लेट्स एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में थे, और हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेडिएशन था, सम सोर्स ऑफ रेडिएशन एस. लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एस इज इंसिडेंट. कहाँ पे इंसिडेंट होता है? ये कौन से प्लेट पे? इमिटर प्लेट पे. यहाँ पे इंसिडेंट होगा. और अगर सोर्स के पास मतलब फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, और एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको. फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, इमेजिन इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 eV का एनर्जी चाहिए, और फोटॉन के पास 5 eV का एनर्जी है, तो फ्री होगा क्या? नहीं. और इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन. क्या बोलते हो उसको? वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो फिर हमने एनर्जी बढ़ाना है. मतलब किसको बढ़ाना है? फ्रीक्वेंसी. तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, एनर्जी बढ़ते जाएगा फोटोन का. और एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब when this photon has exactly equal amount of energy that is required to free the electron. मतलब energy of photon is equal to work function of the material. तो जब तक फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, इमिशन होगा नहीं. उसके बाद होगा यस. तो ये पहला ग्राफ था. इट वाज ग्राफ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. और मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल 3 पैरामीटर तुम वेरी कर सकते हो. एक है फ्रीक्वेंसी, एक है इंटेंसिटी, और एक है कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल. ये कलेक्टर प्लेट है, नॉर्मली इसको एनोड बोलते हैं. कलेक्टर प्लेट इज नोन एज एनोड, और इमिटर प्लेट इज नोन एज कैथोड. ये इमिटर प्लेट है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैथोड. तो टोटल 3 हमारे पास पैरामीटर्स थे जो हम वेरी कर सकते हैं. एक है फ्रीक्वेंसी, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन. दूसरा है इंटेंसिटी, और याद रखना इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना. फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ता है, उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं. तो ये याद रखना, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स. यू नीड टू रिमेंबर दिस. पैरामीटर नंबर 3, ये जो कलेक्टर प्लेट है इसका पोटेंशियल तुम चेंज करते हो. इमिटर प्लेट को हमेशा रखते हो 0 वोल्ट पे, और चेंज क्या करते हो? कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल. तो 3 ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो पहले ग्राफ में क्या प्लॉट कर रहे हो? फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी. क्या कांस्टेंट रखा? बाकी 2 पैरामीटर. कौन से 2 पैरामीटर? इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल, जिसको बोलेंगे वीसी. तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट्स. इसके बाद जो अगला ग्राफ हमने प्लॉट किया था, इफ यू रिमेंबर, क्या था? याद है? वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी. तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे है इंटेंसिटी. क्या क्या कांस्टेंट रखा? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. और क्या कांस्टेंट रखा? फ्रीक्वेंसी. ये दोनों क्या है? कांस्टेंट.
इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना। एक फोटोन है तो इमेजिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दो फोटोन है तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तीन फोटोन है तो तीन फ्री होंगे। मतलब तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे जाएगा, और जितना ज्यादा कलेक्टर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो ये ग्राफ का नेचर याद है आपको, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। गुड, तो ये याद रहना कंपल्सरी है। नंबर 3, तीसरा ग्राफ। तीसरे ग्राफ में आप क्या वेरी करते हो? तीन ही पैरामीटर है ना, कौन से तीन है? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया, इंटेंसिटी का हो गया, बचा कौन? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट होगा, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल प्लॉट होगा। आइडियली एक्सपेक्टेड क्या है पहले वो समझ लो। इमीटर प्लेट, इमीटर प्लेट हम हमेशा कितने वोल्ट पे रखते हैं? 0। और एक कलेक्टर प्लेट है, अगर हमने कलेक्टर प्लेट पे भी 0 वोल्ट रख दिया मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। फोटॉन्स ये कंटिन्यूअसली इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, और ये जो फोटोन है इसके पास सफिशिएंट एनर्जी है टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो रहे हैं, लेकिन इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट दोनों का पोटेंशियल 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो चार्ज मूव नहीं होता। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेगा नहीं। और एमीटर कहाँ लगा के रखा है तुमने? कलेक्टर प्लेट के बाद, यहाँ पे लगाते हो तुम एमीटर। तो जब इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट दोनों का पोटेंशियल 0 है तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? नो इलेक्ट्रॉन शुड रीच, नो इलेक्ट्रॉन शुड रीच मतलब 0 करंट। करंट क्या होना चाहिए? 0। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इवन एट 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आपको, देखो ये ना, ये 0 है, दिस इज 0, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। तो 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल पे भी हमको करंट मिलता है। अब ऐसा क्यों हुआ? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। देखो ये फोटॉन्स ना कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, फोटॉन्स कंटिन्यूसली आएंगे मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी कंटिन्यूसली इमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो के जाएंगे कहाँ पे? यहीं पे सब गर्दी करने लग जाएंगे। दे विल स्टार्ट क्राउडिंग, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हो? नाउ इलेक्ट्रॉन्स दे रिपेल ईच अदर। पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। जितने फोटॉन्स आते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, दे आर रिपेलिंग ईच अदर एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी। क्यों एनर्जी काइनेटिक? मान लो फोटोन के पास 12 ईवी का एनर्जी था और वर्क फंक्शन 10 ईवी था, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में कितना लग गया? 10। बचा कितना? 2। किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पीछे जा नहीं सकते क्योंकि पीछे ऑलरेडी नए नए इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे फिर? फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कलेक्टर प्लेट। इवन दो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल 0 है फिर भी जाएंगे, मतलब इवन एट 0 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल करंट मिलने ही वाला है। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल कर देते हैं। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्योंकि सामने का प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव है। 0 पे ही जा रहे थे तो प्लस पोटेंशियल पे तो जाएंगे ही ना, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज करंट बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और फिर हो जाएगा कांस्टेंट। इसको बोलते हो सैचुरेशन करंट। अब कांस्टेंट होने का रीजन क्या था? तुमने यहाँ पे इंटेंसिटी क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी भी क्या है? कांस्टेंट है फिलहाल। हाँ, पहली बार जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो दोनों कांस्टेंट्स है। इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इमेजिन यहाँ पे हर सेकेंड में 50 फोटॉन्स आ रहे हैं, इंटेंसिटी 50 लेटस से, number of photons incident are 50, number of electrons getting freed are also 50। एक स्टेज ऐसा आएगा फॉर अ गिवन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, यहाँ पे तुमने पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड में प्रोड्यूस हुए सारे के सारे यहाँ पे आ गए, बराबर।
इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, मतलब हर सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी कांस्टेंट है। तो आप कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को 10 लाख वोल्ट कर दो, 2000 वोल्ट कर दो, 50,000 वोल्ट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस आर कांस्टेंट। एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने चाहिए सारे के सारे वहां चले गए। तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग? क्या होता है? लॉजिकली सोचो, थिंक थिंक थिंक। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सोचो जरा। अगर हमारे पास कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जीरो है, इमीटर प्लेट का भी जीरो है, इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए था क्या? नहीं, लेकिन जाते हैं क्या? यस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिपल्शन। अगर मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिया तो अब जितने पहले जा रहे थे उससे ज्यादा ही जाएंगे पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। मैंने इसको और बढ़ा दिया तो हर एक सेकेंड में और भी ज्यादा जाएंगे। मैंने इसको और बढ़ा दिया तो और भी ज्यादा जाएंगे। और बढ़ा दिया, बढ़ाते गए एक स्टेज ऐसा आएगा हर सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे के सारे वहां चले गए। राइट? तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया था क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े क्या पर सेकेंड? नहीं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, तो करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट सैचुरेशन। अब तुम जब तक इंटेंसिटी नहीं बढ़ाते हो तब तक करंट नहीं बढ़ने वाला। दैट इज द आइडिया। यहां तक क्लियर? गुड। अब तुमने पहले कलेक्टर प्लेट को रखा था जीरो पे, फिर क्या किया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब उल्टा करके देखो, नेगेटिव 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 करके देखो। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को कर देंगे नेगेटिव। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ही मैंने नेगेटिव पोटेंशियल किया, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, सामने वाला कलेक्टर प्लेट भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने चाहिए वहां पे बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो करंट क्या मिलना चाहिए? जीरो। ऐसा होता नहीं है। यू स्टिल गेट सम अमाउंट ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो जिसके पास कम है वो तो रुक जाएगा, वो जा नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। लेकिन जिसके पास ज्यादा एनर्जी है दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टिल गो। मतलब जितने पहले इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे उतने तो नहीं, लेकिन कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। कम चार्ज आना मतलब करंट का क्या होना? बढ़ना कि कम होना? कम होना। तो कम हो जाएगा। फिर तुम इसको और नेगेटिव कर दोगे, फिर और कम होगा। फिर तुम इसको और कम करोगे, और कम होगा। जितना नेगेटिव पोटेंशियल तुम बढ़ाते जाओगे, -2 -3 -4 -5 करते जाओगे, वैसे वैसे करंट क्या होगा? कम। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आएगा, किसका? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का, जहां एक भी इलेक्ट्रॉन अब जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि सामने बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या है? रिपल्शन है। तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचना मतलब इलेक्ट्रॉन का स्टॉप होना। क्या होना? इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी स्टेट बोर्ड के बुक्स में इसको वीओ बोलते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स में इसको वीएस बोलते हैं। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो ये तीसरा ग्राफ था। गुड। अब तीसरे ग्राफ में दो चेंजेस और है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? हम पहले पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं कांस्टेंट इंटेंसिटी और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। फिर क्या करते हैं? फिर हम वापस से सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सिर्फ अभी बढ़ा देंगे इंटेंसिटी। वी विल परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन विद द सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया हमने, हमने सिर्फ क्या चेंज किया? अभी इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने 50 के इंटेंसिटी पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अब मैं वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ 100 इंटेंसिटी पे। तो व्हाट डू वी नोटिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ इज सेम, सिर्फ ऊपर शिफ्ट हो गया ये। और होना भी चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब क्या बढ़ाना? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? कोलिजन्स। फोटोन किस पे इंसिडेंट हुआ था? मेटल प्लेट पे। वो फोटोन का किसके कोलिजन हो गया? एटम्स के साथ। एटम्स में कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। कौन इमिट हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो कलेक्टर प्लेट के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ज्यादा जाएंगे तो फिर करंट भी बढ़ेगा। और अगर आपको कल का लेक्चर याद है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया यहाँ पे?
नहीं, तुमने क्या चेंज किया? तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, जब तक तुम फ्रीक्वेंसी फोटोन का चेंज नहीं करते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। फिर तुमने और इंटेंसिटी बढ़ा दिया, अगेन यू गेट द सेम नेचर, गुड, बट नेचर सेम है लेकिन ग्राफ इज शिफ्टेड विद द सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल। नंबर वन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना मतलब क्या सेम होना? क्या सेम होना? क्या सेम होना? क्या सेम होना बताओ? तो बताओ अभी क्या सेम होना? यहाँ पे ए और बी कर्व का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ए और बी का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो ए और बी का फ्रीक्वेंसी देखो, नू ए इक्वल टू नू बी, नू ए इक्वल टू नू बी, नू ए इक्वल टू नू बी एंड नू ए इक्वल टू नू बी, बराबर फ्रीक्वेंसी सेम है। और करंट किसका सेम नहीं है? करंट, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट क्यों हुआ था? क्यों शिफ्ट हुआ था ऊपर? करंट बढ़ा था। करंट क्यों बढ़ा था? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ा था। अगर ये ए है और ये बी है, तो आई ए इक्वल टू आई बी है कि आई ए इज लेस देन आई बी है? आई ए इज लेस देन आई बी, तो इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ, ए और बी का इंटेंसिटी सेम है क्या? नो ए इक्वल टू नो बी एंड आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी। हाँ मुझे पता है यहाँ पे तीन चार, ये भी सही दिख रहा है, तो ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से एक। क्लियर? राइट। तो ग्राफ ऊपर ऊपर शिफ्ट होते गया तो क्या चेंज हो रहा है? इंटेंसिटी। और पीछे पीछे शिफ्ट होते गया तो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा ग्राफ पीछे रहेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। रिमेंबर, अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता इस केस में, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। दैट इज द आइडिया। तो लिखने जैसा कुछ नहीं है, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। So you have to always remember, when stopping potential is same, frequency is same. ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया तो इंटेंसिटी इज नॉट सेम। और ए बी और सी में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है? सी का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। आपको याद होगा, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करते हो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहां कट करता है वो क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ए मेटल के लिए, ये बी मेटल के लिए। तो ए मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है कि कम है? कम है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। अब क्वेश्चन पढ़ो। द फिगर शो स्टॉपिंग पोटेंशियल and frequency nu for two different metallic surfaces A and B. The work function of A compared to B is threshold frequency। आपको याद होगा वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, मतलब वर्क फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम उसका वर्क फंक्शन भी कम। तो ए का वर्क फंक्शन बी से कम आएगा। तो द वर्क फंक्शन ऑफ ए एज कंपेयर टू बी इज लेस। ऑप्शन नंबर ए। डन। अगेन नथिंग टू सॉल्व। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एज इट इज है। हाँ यहाँ थोड़ा बहुत सॉल्व करने के चांसेस है, वी विल सॉल्व। व्हेन द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी एच नू fall on a photosensitive metallic surface of work function h nu 0, electrons are emitted from the surface. The most energetic electron coming out from the surface have kinetic energy equal to, simple। फोटोन की एनर्जी एच नु है, इसके दो यूज होते हैं। क्या, कौन से दो यूज? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एच नु माइनस एच नु जीरो। जो चैप्टर ऐसा ही है ये।
डन। तो दे वर चेकिंग कि अगर आपको फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है कि नहीं। डन। अब ये भी जो की है वैसे बताओ तो फिर बताओ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, the graph between kinetic energy of photoelectrons ejected and frequency of incident radiation is। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये तो पता ही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ये भी पता ही है। गुड। तो ग्राफ ए तो नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, फिर बताओ बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। सी। तो मुझे आप ये बता रहे हो जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। किसका ग्राफ चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पक्का सी की डी की बी? अज्यूम अज्यूम वर्क फंक्शन इज जीरो। अज्यूम करो, अब बताओ। अज्यूम वर्क फंक्शन इज जीरो, अब बताओ। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे बता देता हूं। देखो ऐसा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। लेट वर्क फंक्शन इज जीरो, क्योंकि वर्क फंक्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो जीरो मान लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? एच नू। एच नू। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल टू एम एक्स। तो तुमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या है? y। x पे क्या प्लॉट किया? फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या है? x। तो ये h क्या है फिर? स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, but under one condition that the work function is zero। हाँ, यहाँ फाइनली कुछ सॉल्व करना है। फाइनली ये, if you want to note it down, go ahead, no problem। वैसे इसका और एक वेरिएशन बताता हूं मैं, क्योंकि दो सॉल्यूशन है इसके। एक तो वर्क फंक्शन जीरो है, तो ऑप्शन नंबर सी। और एक वर्क फंक्शन जीरो नहीं है। अगर वर्क फंक्शन जीरो नहीं है तो उस केस में आंसर क्या आएगा वो भी देख लो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब एच नू माइनस वर्क फंक्शन। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है स्लोप, और ये है y इंटरसेप्ट। प्लस सी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट करता है, ऑप्शन नंबर बी। और माइनस सी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप इसको ऐसा प्लॉट कर रहे हो तो पीछे भी एक्सटेंड करके देख लो। अगर आप पीछे इसको एक्सटेंड करते हो इस लाइन को, तो कहाँ कट करेगा? यहाँ। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे। तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर वर्क फंक्शन जीरो नहीं बोला है तो ऑप्शन डी। गुड। लेकिन नॉर्मली अभी हम लोग वर्क फंक्शन जीरो ही मान के चलेंगे इस केस में, अनलेस इट इज मेंशन्ड। फॉर अ सर्टेन मेटल इंसिडेंट frequency nu is 5 times threshold frequency nu zero। Incident frequency of photon, it is 5 times of threshold frequency। The maximum velocity of coming out photoelectrons, outgoing photoelectrons, is 8 into 10 raised to 6 meter per second।
speed is 8 into 10 raised to 6 meter per second. If frequency is 2 times of threshold frequency, the maximum velocity of photoelectron is. पहले केस में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड, स्पीड कितना है 8 into 10 raised to 6. दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितना है 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड और पूछा क्या है V2. करेक्ट. क्वेश्चन समझ में आया. हमारे पास दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के फोटॉन्स है जिनको अभी भी बेसिक नहीं बता तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लो. आई एम रिपीटिंग दिस फॉर द लास्ट टाइम. ये आपको थ्योरी रिवीजन करके आना चाहिए. ये एक मेटल सरफेस है. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन φ0. हमारे पास फोटॉन्स है विच आर इंसिडेंट हियर. फोटॉन्स के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी होगा, एनर्जी कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी. एग्जाम्पल 10 eV of energy is required for electrons to become free. एग्जाम्पल इसके पास 8 eV है, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा नहीं. फिर मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी. सपोज मैंने एनर्जी कर दी 9 eV, फ्री होगा नहीं. फिर मैं एनर्जी और बढ़ाऊंगा, मतलब फ्रीक्वेंसी में और बढ़ाऊंगा. तो एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जिसके लिए एनर्जी बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू 10 eV. उस केस में जो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड. मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इमिशन होता है क्या? नहीं. और ज्यादा पे होता है क्या? यस. तो ये पता होना चाहिए. अब इतना अगर पता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, सॉरी फोटोन का एनर्जी, सपोज ये 11 eV हो गया. 10 eV किसने यूज किया? सरफेस ने. क्यों? इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए. बस कितना गया? 1. कौन लेके गया? इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो पहले ये पता होना चाहिए आपको, फिर ये क्वेश्चन पे आओ. मेटल सरफेस सेम है तो वर्क फंक्शन सेम है, मतलब फाइन आउट इज कांस्टेंट. आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड इन सेकंड केस. कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, मैं वापस बता देता हूँ लेकिन याद होना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h nu माइनस वर्क फंक्शन. दिस इज हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू h nu माइनस वर्क फंक्शन. मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2/m h nu माइनस वर्क फंक्शन. तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/m h nu माइनस वर्क फंक्शन. ये तुमने कल ही सॉल्व किया. सिर्फ कल के क्वेश्चन में एनर्जी को लिखा था E, वर्क फंक्शन को लिखा था W. कल सॉल्व किया तुमने क्वेश्चन. तो डायरेक्टली ये पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस बाय नाउ. E इज एनर्जी ऑफ फोटोन एंड W इज वर्क फंक्शन. तो एनीवेज आपको रेशो चाहिए. तो एक काम करो, V इज प्रोपोर्शनल टू 2 और m क्या है? कॉन्स्टेंट्स है. तो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h nu माइनस वर्क फंक्शन. क्लियर. हमको पूछा है व्हाट इज V2. तो V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h nu 1 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन h nu 2 माइनस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन 1 और 2 नहीं लिखा क्योंकि सरफेस क्या है? सेम है. क्लियर. पक्का. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर कर लो. V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इक्वल टू h nu 1. व्हाट इज nu 1? nu 5 टाइम्स ऑफ nu नॉट. सॉरी, कितना दिया है आपको? ये 5 टाइम्स ऑफ nu नॉट. तो ये स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. फिर V1 बाई V2 इक्वल टू h nu 1 कितना है? 5 nu नॉट माइनस व्हाट इज वर्क फंक्शन? h nu 0. h व्हाट इज nu 2? 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस h nu 0. तो V1 बाई V2 इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2. तो व्हाट इज V1 बाई V2? 2. तो व्हाट इज V2? V1 बाई 2. व्हाट वाज V1? दिया ना 8 into 10 raised to 6 अपॉन 2. तो कितना आएगा? 4 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड. है क्या? देखो ऑप्शन नंबर ए.
तो इसका शॉर्टकट है, ऑफ कोर्स है। शॉर्टकट ये है कि आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2/m एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो जिनको वो फॉर्मूला याद होता तो आपके स्टेप्स कैसे कम होते एक बार देख लो। v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, मतलब v2/v1 इज अंडर रूट ऑफ e2 माइनस वर्क फंक्शन अपॉन e1 माइनस वर्क फंक्शन। तो v2/v1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h नू, सेकेंड केस में नू था 2 नू 0, तो 2h नू 0 माइनस ये होता है h नू 0, और h नू फर्स्ट केस में था 5 नू 0, तो 5 नू 0 माइनस h नू 0, ऊपर 1 है नीचे 4 है, h नू 0 अपॉन 4h नू 0, h नू 0 h नू 0 कैंसल, तो 1/4 का रूट 1/2, तो v2/v1 इज 1/2, तो v2 इक्वल टू v1/2, मतलब 4 इंटू 10⁶ हो गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। तो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड, मतलब v दे दिया। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, h की वैल्यू दी है, मास भी दिया है आपको, और पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फॉर्मूला वही है, मैंने आपको बताया था, एक ही फॉर्मूला है, सेम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h नू माइनस h नू 0, दिस इज हाफ m v स्क्वायर, h कॉमन, नू माइनस नू 0। क्या चाहिए आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना क्या चाहिए, उस पर ध्यान रखो। इसको शिफ्ट कर दो, 1/2mv² अपॉन h इक्वल टू नू माइनस नू 0। नू 0 को यहां शिफ्ट करो, उसको वहां शिफ्ट करो, तो नू 0 इक्वल टू नू माइनस हाफ mv²/h बन गया फॉर्मूला। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम रह गया। तो यू हैव दिस एज नू 0 इक्वल टू नू कितना दिया है, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, यस। हाफ m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, मैंने 9 लिख दिया। v कितना है, v 6 इंटू 10⁵, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 10⁵ का स्क्वायर 10⁻10 अपॉन h 6.63 इंटू 10⁻34। गुड, देन दिस इज इक्वल टू, अब देखो 10⁻31 और नीचे -34, नीचे बचा -3, नीचे है -3, ऊपर आके +3, और वो 10⁻10 ऑलरेडी था, 10⁻13, -31 और -34, नीचे कितना बच गया, 10⁻3, -13 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके प्लस होगा, तो कितना 10⁻13, तो 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 1 एंड 4.5, रफली स्पीकिंग 4.5 है, अपॉन 6.63 है, और 36 है, और 10⁻+13 है। गुड, करेक्ट। 10⁻13 कॉमन निकालो, आंसर 10⁻14 में है क्या, 14 कॉमन निकालो। तो एक काम करो, 14 कॉमन निकालना है, यहाँ पे 14 करना है, तो फिर क्या करोगे, 10 का पावर एडजस्ट कैसे करोगे? हाँ, ये पॉइंट इधर सरकाना पड़ेगा कि यहां से हटाना पड़ेगा? 4.5, 0.45, 4.5 इज 0.45 इंटू 10, तो यहां लाना पड़ेगा इसको, तो सिर्फ डेसिमल का एडजस्टमेंट कर लिया मैंने, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, ओनली एडजस्टिंग डेसिमल। तो डेसिमल एडजस्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, 14, क्या आ जाएगा ये, 14। गुड, अब इतना अप्रोक्सीमेशन कर ही रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन कर लो अच्छे से, इसको 6 मान लो, 1 एंड 6, करेक्ट। व्हाट इज
6 इंटू 0.45। मैंने अभी बोला अप्रोक्सीमेशन करते हो तो हमेशा अप्रोक्सीमेट करो। 0.45 को 0.5 मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है। 6 इंटू 0.5 ईजी है, कितना होता है 3। कितना होता है 3। तो रफली रफली 0.5 मान लिया, तो 7.21 माइनस ये कितना आ गया 3, और 10⁻14 निकाल लिया कॉमन। कितना है, कितना है 4.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो देखो इसके आसपास आंसर है क्या, है ऑप्शन नंबर सी। डन, खत्म, और यही आंसर आएगा। दिस इज व्हाट यू विल गेट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैलकुलेशंस वापस एक बार बता देता हूं मैं, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। -31 -34 -3 ऊपर जाके +3, 13 हो गया। ये 1 जा और ये 4.5 जा था, पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो 0.45 इंटू 10 हो गया। वो 10 को दे दिया, 10⁻14 हो गया। बचा क्या 0.45 और नीचे 6.63 36, रफली रफली 1 जा एंड 6 जा। 6 इंटू 0.45 को 6 इंटू 0.5 मान लो, क्योंकि 6 इंटू 0.5 होता है 3। तो यहाँ पे 7.21 में से 3 गए तो 4.21 इंटू 10⁻14, आंसर 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻14 आना चाहिए। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़े से करेक्शंस है। टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड, identical photocathode receives light of frequency nu1 and nu2. If the velocities of photoelectrons coming out are respectively v1 and v2, then identical photocathodes, photocathode मतलब इमिटर प्लेट, मतलब फोटोसेंसिटिव प्लेट। आइडेंटिकल मतलब सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब वर्क फंक्शन इज सेम। तो पहले ये पता होना चाहिए। लाइट ऑफ इंटेंस फ्रीक्वेंसीज nu1 एंड nu2 इज इंसिडेंट, और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए दोनों में से उसका स्पीड कितना था v1 एंड v2, v1 एंड v2। पहले ऑप्शंस देख लो, v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v2, v2 स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ v2 है। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि v क्या बताया नहीं, तो दिस हैज टू बी v1। तो v1 होना चाहिए आइडियली। तो एक प्रिंटिंग मिस्टेक था, v1 नहीं हुआ प्रिंट। और अभी आपको यहाँ पे अच्छे से दिख गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अभी अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज v1, अंडर रूट ऑफ 2/m e माइनस वर्क फंक्शन। राइट राइट। मैं अगर स्क्वायर करता हूं, वे 1 बाद में लिखेंगे, 1 वगैरह सब बाद में लिखेंगे। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू 2/m e माइनस वर्क फंक्शन। ई क्या होता है एच नू। व्हाट इज ई, एच नू। यहां तक क्लियर। ये हमने ऑलरेडी देखा था, फिर यहाँ पे आ गए। अगर ये भी नहीं याद होगा तो फिर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच नू माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, फिर वहां से वी का इक्वेशन बना लोगे। तो या तो ऐसा करो, ये इक्वेशन याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच नू माइनस वर्क फंक्शन। ओके फाइन, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एच नू माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2/m एच नू माइनस वर्क फंक्शन। अब इसके आगे दो केसेस है, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज है और दो वेलोसिटीज है। पहली बार nu1 फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन जो मिड हुआ उसका स्पीड कितना था v1, लेकिन आंसर में सब स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2/m एच nu1 माइनस वर्क फंक्शन, और v2 स्क्वायर 2/m एच nu2 माइनस वर्क फंक्शन। करेक्ट, क्लियर यहां तक। ऑप्शन में क्या दिख रहा है तुमको, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो मतलब इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जब तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।
2/m दोनों में है कॉमन, 2/m कॉमन, h nu 1 माइनस h nu 2, डन। बराबर, वर्क फंक्शन माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये तो माइनस है ही, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -50 प्लस 50 कैंसल, तो ये हो गया कैंसल, तो इतना ही है, दैट इज करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 2h, h कॉमन निकाल लिया, nu1 माइनस nu2 हो गया। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बराबर ना। ए में भी है क्या? 2h/m बराबर, ए में भी है, तो मल्टीपल करेक्ट। एक्चुअली इन्होंने बोलना चाहिए था यहाँ पे nu2 माइनस nu1, लेकिन ठीक है अभी, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में है ही दो फॉर्मूलाज, तो क्वेश्चन सारे सिंपल ही है। द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर silver is lambda 0. The energy of electron ejected from the surface of silver by an incident wavelength lambda will be. What is the energy of इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछा है, क्या है फॉर्मूला बताओ, बताओ बताओ। एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू 0, लेकिन आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है, तो व्हाट इज न्यू? c बाय लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा 0, एच सी आ गया बाहर, 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई एच सी लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा 0। देखो तो आंसर में कहीं है क्या? अच्छे से देख के बोलना, एच सी लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा 0, ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if m is the mass of electron and c is the speed of light, the ratio of wavelength of photon of energy E to that of electron of the same energy is. सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन? एच न्यू, मतलब एच सी बाय लैम्बडा, इन शॉर्ट इसको बोलूंगा लैम्बडा पी, लैम्बडा पी स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ ऑफ फोटोन। इक्वेशन नंबर 1। देन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कौन से फॉर्मूला से आएगा? इस चैप्टर में दो ही टॉपिक थे, एक था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दूसरा था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का ड्यूअल नेचर मतलब मैटर हैज वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हो, कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली। तो बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन पी, या फिर एच अपॉन एम वी, या फिर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई क्यू, क्योंकि एनर्जी के बारे में बताया ना उन्होंने, क्या बोला है? सेम एनर्जी, तो एनर्जी के बारे में हुआ तो एनर्जी लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लैम्बडा ई। अच्छा आपको रेशो चाहिए, यू वांट रेशो, स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, किसका रेशो चाहिए आपको? वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको रेशो चाहिए, वेरी गुड। ये आ गया आपके पास वेवलेंथ ऑफ फोटोन और ये आ गया वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्बडा पी बाय लैम्बडा ई इक्वल टू एच सी बाय ई अपॉन अपॉन एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई, एच एच गया, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और जो सी है उसको पहले से बाहर लिख देता हूँ, सी को, सी था ऊपर, और ये क्या था? बाय ई था, तो सी बाय ई, और ये आ गया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2m ई, इस ई को रूट के अंदर लेके जाओ, ई स्क्वायर, तो सी इंटू रूट ऑफ 2m ई अपॉन ई स्क्वायर, एक ही
कैंसल हो गया, तो वेरी गुड, एक ई और एक ही गया, तो क्या बचा, सी इंटू रूट ऑफ 2m/e। तो सी आउटसाइड अंडर रूट ऑफ 2m/e, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton and alpha particle are accelerated through same potential difference. The ratio of de Broglie wavelength of proton to that of alpha particle is। सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, h/p h/mv h/2 और एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब आप चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो तो उस केस में एनर्जी होता है Q इंटू वी, वेयर वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। हमको यहाँ पे बोला है कि दोनों पार्टिकल्स आर एक्साइटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हमको यूज करना है ये फॉर्मूला। तो यू आर सपोज टू यूज द फॉर्मूला विच हैज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब v कांस्टेंट, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है, लेकिन दोनों पार्टिकल अलग अलग है तो दोनों का मास और चार्ज अलग है, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ mq। कौन से दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा p मतलब प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आएगा m अल्फा q अल्फा और यहाँ पे आएगा m प्रोटॉन q प्रोटॉन। तो लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम के न्यूक्लियस में कौन कौन होता है और कितने कितने क्वांटिटी में होता है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन रफली रफली सेम होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मास रफली रफली इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखना अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रफली रफली सेम होता है, तो टोटल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन पे चार्ज E तो 2 पे 2E, और नीचे है मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E, मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज E। कैंसल 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 कैंसल, तो क्या आ गया 2√2, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, तो आंसर इज 2√2। तो 2√2 है क्या, है ना, रूट 8 दिया है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन 2√2 they have said root of 8:1, so root of 8:1, option number B। next question, an alpha particle and a proton। पहले बोला था a proton and alpha particle, अब बोला है an alpha particle and a proton, सीक्वेंस चेंज कर दिया, are accelerated through the same potential difference, the ratio of linear momentum acquired by the two। पिछले केस में किसका रेशियो था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, किसका, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा। यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा, बाद में क्या बोला है, प्रोटॉन, लेकिन रेशियो किसका पूछा है, किसका पूछा है, लीनियर मोमेंटम का। खत्म। वाई, सिंपल, लुक यू नीड टू नो दिस, लैम्डा इज h अपॉन p, तो p इज h अपॉन लैम्डा, मतलब p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर पूछा है लीनियर मोमेंटम ऑफ, पहले क्या मेंशन किया, अल्फा अपॉन लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, लेकिन ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आएगा, लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा। ये तो तुमने अभी फाइंड किया ना, कितना है, √8:1, तो फिर सॉल्व क्यों करना है, √8:1, देन ऑप्शन नंबर डी, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। अगर बोला होता व्हाट इज द रेशियो ऑफ linear momentum of proton to that of alpha particle, 1/√8। 1/√8 दिया नहीं है, देना चाहिए था। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब फोटोन, तो फोटोन का वेवलेंथ कितना है लैम्बडा, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, मतलब वर्क फंक्शन इज 0। If the photoelectrons emitted from the surface have de Broglie wavelength of lambda dash, then what is the relation between lambda and lambda dash? हमारे पास एक फोटोन है जो एक सब्सटेंस पे मतलब एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ और उस सरफेस का वर्क फंक्शन कितना था 0, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है लैम्बडा डैश। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड लैम्बडा डैश, दैट इज द क्वेश्चन। सिंपल, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन, what is the energy of photon, E equal to h nu मतलब hc by lambda। तो what is lambda, hc by e, hc by e। गुड, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। what is de Broglie wavelength of moving particle, h by, so lambda dash is h by p, that is h by mv, where m is mass of फोटोन इंसिडेंट हुआ, कौन इमिट हुआ, फिर वेवलेंथ किसका है इलेक्ट्रॉन, तो मास किसका है इलेक्ट्रॉन का मास है। गुड, तो इक्वेशन नंबर 1 आपको बताता है व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन और 2 देता है इलेक्ट्रॉन, बराबर। आपको रिलेशन पूछा है दोनों का, और इफ यू सी हर जगह पे इसका स्क्वायर स्क्वायर ही दिख रहा है हमको, ठीक है करेंगे, डजंट मैटर। तो क्या करोगे इसके बाद, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस स्टेप, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर दिस स्टेप, डिवाइड। लेकिन डिवाइड करने से पहले ऑप्शन देख लो, हर जगह पे लैम्बडा डैश स्क्वायर है चारों ऑप्शन में, तो इसको स्क्वायर करो पहले। तो लैम्बडा डैश स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब कर लो डिवाइड, सिर्फ अभी v नहीं है ना, तो v नहीं है तो v का देखते हैं क्या करना है, विल सी व्हाट इज टू बी डन विथ v। ओके, और m का स्क्वायर नहीं है, गुड 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 गुड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है केस। e, फाइन, स्क्वायरिंग, द आइडिया हियर इज, हमने क्या गलत किया, कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आंसर पे ध्यान दो। आंसर में v नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा फॉर्मूला v के टर्म्स में नहीं हो सकता है। दिख रहा है क्या v कहीं पे, नहीं, तो यू कैनॉट हैव इन टर्म्स ऑफ v, राइट। तो लैम्बडा डैश इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, अब स्क्वायर कर लो, तो लैम्बडा डैश स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2me, रूट और स्क्वायर हो गया कैंसल, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करके देखो आता है क्या आंसर, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, लैम्बडा और यहाँ पे लैम्बडा डैश स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एच सी बाई ई, और यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 2me। तो एक एच ई और ई गया गया, वेरी गुड, है ना। तो लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, तो 2mc बाय एच, तो लैम्बडा इक्वल टू 2mc बाय एच इंटू लैम्बडा डैश स्क्वायर, बराबर, सही है गलत है, गुड गुड गुड, हाँ ठीक है, यहाँ पे एच आना चाहिए, ये एच आना चाहिए, बट आंसर में तो लिखा है ना मैंने फाइनली, तो आंसर सही है कि नहीं वो पूछ रहा था मैं, करेक्ट है क्या अभी, करेक्ट है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो कहाँ दिखता है, सी, डन।
Next question. The de Broglie wavelength of photon is twice the de Broglie wavelength of electron. Lambda p is 2 times of lambda e. The speed of electron is ve equal to c by 100, where c is speed of light. तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड है 3 into 10⁶, क्योंकि 3 into 10⁸ by 100. Correct? Then energy of electron upon energy of proton is 10⁻⁴. Energy of electron upon energy of photon is 10⁻². Momentum of electron upon MEC is 10⁻⁻1. Momentum of electron upon MEC is 10⁻⁴. तो अब सबसे पहले ये जो पहला सेंटेंस दिया है ना, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंटेड है। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? h/p, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो p आता है ये क्या होता है? मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल? m into v। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? c by 100। h/me, c by 100, by 100 मतलब ऊपर गया। बराबर, यहां तक क्लियर? श्योर श्योर। अब एक काम करो, इसको भी वहां लेके जाओ, टेक इट देयर। तो 1 इक्वल टू h/λe 100/MEC। h/λe, what is h/λe? p again। तो 1 इक्वल टू PE/MEC, और यहाँ पे क्या है? 100। इसको यहाँ लेके आ जाओ। 1/100 इक्वल टू PE/MEC। तो PE/MEC is 10⁻⁻², 10⁻²। ऑप्शन सी विथ करेक्शन, 10⁻²। तो ये पहला सेंटेंस क्यों दिया है? तुमको कंफ्यूज करने के लिए। डोंट नीड दैट। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज ट्वाइस वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूरत ही नहीं है उसका, डायरेक्टली सॉल्व होता है ये। डन। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।